अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कौन से 4 इकदामात अब तक किए हैं और उन्हीं 4 इकदामात का इंतखाब क्यों हुआ और उनके असरात क्या पड़ने वाले हैं और किस पर पड़ने वाले हैं। आज की वीडियो में ये पूरी पिक्चर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कल ऐवान सदर की तकरीब थी जो ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की, उसमें क्या हुआ, जस्टिस अख्तर अमनल्ला को क्यों कहना पड़ा कि उन्होंने कोई और अलम नहीं उठाया, सिर्फ हल्फ उठा रखा है, और किसे ये कहा और वहाँ पर बाकी क्या चीज़ें होती रही, ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि 27वीं आइनी तरमीम की डिबेट क्यों अचानक छिड़ गई, क्या इसमें कुछ ठोस हकीकत भी है या नहीं, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत कानून साजी कौन सी अब नई नई जो है वो मुमकिन तौर पर करने जा रही है और उसका अब होने वाली तरमीम से क्या ताल्लुक है। क्या हुकूमत का जी नहीं भरा या इस तरमीम से सिर्फ काम चल नहीं पा रहा, ये आपके सामने पूरी सूरत हाल रखते हैं। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के 4 इकदामात को भारी भारी आप ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कल हल्फ बर्दारी से वापस आते ही सुप्रीम कोर्ट में जो पहला काम किया वो जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग उसको कॉल किया मंडे के लिए। लेकिन इसके बाद के जो इकदाम हैं ज़रा उनको देखिए। दूसरा इकदाम जो था वो आज तमाम अखबारात की, बड़े अखबारात की सुर्खी है, सबसे बड़ी सुर्खी वो है जस्टिस यहिया अफरीदी का, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का बड़ा फैसला, और वो बनती है। वो दूसरा इकदाम था जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करना। ये कमेटी में वापस शामिल करना तो सीख था इस बात की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो थे साबिक, उनके खिलाफ जितने भी तहफुजात थे बाकी जजेस के वो जायज़ थे, इसलिए कि आते ही उसको अपना ऑफिस संभालते ही चंद घंटों के अंदर फाइज ईसा का वो जो फैसला था उसको रिवर्स किया गया, उसको ख़त्म किया गया और उस पर मोहर लगाई गई कि वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। तो ये खबर बड़ी है और ये हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकती है कि आते ही ये हुआ है। खैर, परेशानियां तो अभी आगे काफ़ी और भी सब के लिए आ सकती हैं, क्योंकि उस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से कोई भी एक साइड ये तो मत रखे कि उसके लिए अब बड़ी स्मूथ सेलिंग होने वाली है। अब बड़ा मशीनी अंदाज में चीज़ें चलेंगी, आसार भी ये बताते हैं। खैर, अभी हम तीसरा चौथा स्टेप आपको बता देते हैं। तीसरा इकदाम उन्होंने ये किया है जी कि तमाम बाकी चीज़ें छोड़कर उन्होंने पूरे मुल्क में जितनी भी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें कायम हैं उनके जजेस की मीटिंग कॉल कर ली है 7 नवंबर को। ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। इसकी जो सियाक व सबाक है वो मैं आपके सामने बड़ा डिटेल से रखूंगा कि इसके असरात क्या पड़ सकते हैं। फिर चौथा इकदाम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जहां जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत दायर हैं। और रिसेंट डेज की अगर हम बात करें तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ एक शिकायत आई और एक शिकायत आई जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ, जिनको चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने आते ही कमेटी से निकाला है। जस्टिस अमीनुद्दीन, इनके खिलाफ भी, और ये शिकायत है कि इन्होंने अपने इख्तलाफी नोट्स लिखे तीनों साहिबान ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने की तरगीब दी गई। लेकिन इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं इनके खिलाफ ही शिकायत हों, लेकिन सारी जो शिकायत हैं उनके ऊपर कम अज़ कम कोई ऑर्डर जो है वो पास होगा। कुछ को जायज़े के लिए भेजा जाएगा, कुछ को फौरी तौर पर डिसमिस किया जाएगा कि इनमें कोई वज़न नहीं है। तो ये 4 इकदाम जो हैं इन पर ज़रा आप देखिए। एक तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाना, सारे जजेस को साथ बिठाना। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला टास्क उन्होंने जो खुद दिया है, जो चैलेंज दिया है, वो है इन्वायरमेंट जो अंदरूनी है उसको वो बेहतर बनाने जा रहे हैं। और उसमें फुल कोर्ट इजलास में यकीनन जितने पिछले कुछ 2-4 माह से खराफात पैदा हुए थे उनका मुकम्मल खुलकर राय का इजहार किया जाएगा और फिर अक्सरियत की जो राय होगी उसका ज़ाहिर है एहतराम भी होगा, क्योंकि फुल कोर्ट इजलास जब बुलाया जाता है तो वो ये दावत होती है कि आएँ, आप जैसे इस इदारे को बेहतर बनाने की तजावीज़ देते हैं वैसे हम चला लेते हैं। और ग्रीवियंसेस जो थे वो पहले ही एड्रेस हो गए हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कमेटी में बिठा दिया गया है और वो कल हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह का भी एतराज़ यही था। अब कुछ लोग जो है ना कल से ट्विटर पर कैंपेन करना शुरू हो गए हैं नए चीफ जस्टिस के खिलाफ।
और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ भी, कि ये जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस को ना गैर आईनी कहते थे, तो अब उसी के तहत कमेटी का इजलास बुलाया गया है, तो इसमें ये बैठेंगे, यानी ये बहस को गलत डायरेक्शन देने के लिए जानबूझकर ऐसे काम किए जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं कि जो सीनियर जजेस का एतराज था वो ये नहीं था कि ऑर्डिनेंस क्यों आया, उनका एतराज ये था कि पहले ऑर्डिनेंस की इस आईनी हैसियत को फुल कोर्ट जज करेगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर फुल कोर्ट का ही फैसला है। लेकिन साथ उन्होंने कंडीशन लगा रखी थी कि अगर आप साबका कमेटी को तब तक बहाल कर देते हैं तो फिर हम बैठ जाएंगे इसमें, तो साबका कमेटी चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने आकर बहाल कर दी है, इसलिए वो एतराज बाकी बचता नहीं है। तो एक तो ये मामला हल हो गया। अब दूसरा जो बड़ा अहम कदम है, एक तो फुल कोर्ट, दूसरा मुनीब अख्तर, इन दोनों को आप मिला के देख लें। तीसरा जो स्टेप है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजों का इजलास, ये इंतहाई अहम है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ जब मुतहरिक थे आइनी तरमीम पर इतफाक़ राय पैदा करने के लिए वकला में, तो एक रोज़ वो इस्लामाबाद में वकला के साथ महव गुफ्तगू थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि जी आप सब लोग मिलिट्री कोर्ट्स और सिविलियन कोर्ट्स की बात करते हैं, तो हम एक हाई लेवल मीटिंग थी जहां हमसे पूछा गया, वजीर कानून ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, हम आपकी सिविल कोर्ट्स के ऊपर रिलाई कर लेते हैं, आप ज़रा हमें एदाद व शुमार के साथ रिकॉर्ड पर बता दें कि आपकी इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने कितने लोगों को सजा दी है, डाटा बता दें हमें, हम उस पर रिलाई कर लेते हैं। तो यकीनन ऐसा डाटा कोई भी तसल्ली बख्श या हौसला बख्श डाटा नहीं है। तो इस पर फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि फिर बताएं हम क्या करें। फिर जब ये एक दबाव हो गया जी नहीं आप टेररिस्ट को नहीं ट्रायल कर पा रहे सिविल कोर्ट्स में, तो फिर हम मिलिट्री कोर्ट्स में इनका करेंगे, तो फिर उसका जवाब में जाहिर है कोई चीज़ पास होनी चाहिए। अब मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है वफाकी हुकूमत की। ऐसे में चीफ जस्टिस की जानिब से कई साल में पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजों को बुलाना और पूछना, रिपोर्ट्स तलब करना कि जनाब बताइए आपने कितने केसेस के क्या फैसले किए। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, इसके असरात हो सकते हैं अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मुतहरिक हो जाएं, जो उनको कानून में बताया गया टाइम है उतना ना सही उसके 1 महीना ऊपर ले लें, अगर आप 30 दिन में फैसले नहीं कर पाते तो 100 दिन में तो फैसला करें, और अगर उसमें वो फैसले सुनाना शुरू हो जाएं, मुलजमान को सजाएं मिलना शुरू हो जाएं, तो यकीनन उसके बाद ये सूरत हाल कंट्रोल में आ सकती है और सिविलियन अथॉरिटीज जो है और सिविल गवर्नमेंट जो है वो बता सकती है जी कि हमने इतने लोगों को सजा दे दी है, लेकिन वहां होता नहीं है। एटीसी स्पेशल लॉ है, स्पेशल अदालतें हैं जो कायम इसलिए की गई थी कि आपके पास बाकी मुकदमात नहीं होंगे, आप बैठ के दहशतगर्दी के मुकदमात निपटाइए, इन लोगों को सजाएं दीजिए। लेकिन हुआ अफसोसनाक पहलू यह है इसका निकला कि जब एक स्पेशल लॉ आया उसको मिस यूज किया गया आम लोगों की जानिब से। मोहल्ले में किसी ने फायरिंग कर दी, उसने उसके खिलाफ पर्चा देते हुए दहशतगर्दी की दफात शामिल करा दी। किसी सियासतदान के खिलाफ केस कायम करना हुआ, उसमें एटीसी की दफात शामिल कर दी। यूं जो वो एक ठोस दहशतगर्दी थी उसके साथ मिक्स होकर कई ऐसे मुकदमात रह गए कि उन अदालतों को तय करने में कई महीने लग जाते हैं कि जनाब इसके ऊपर जो दफात लगी है दहशतगर्दी की वो बनती भी हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट मार्च में एक फैसला दे चुकी जिसमें उसने तयन किया हुआ है कि दहशतगर्दी क्या है क्या नहीं, वो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ, उससे डिफ्रेंशिएट करने में मदद मिली कि दहशतगर्दी का केस कौन सा बनता है या कौन सा नहीं। लेकिन उसके बावजूद एटीसी अदालतों की कोई इतनी तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको अगर फहाल किया जाता है तो उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है उसमें भी यकीनन सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी आसानियां निकलेंगी। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो भी बुला लिया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, किस जज के खिलाफ क्या कंप्लेन है। आते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, कल की जो खबर छपी है उसके मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला से किसी साफ़ी ने तकरीब में पूछा कि आपने क्या वही अलम उठाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कौन सा अलम, मैंने कोई अलम नहीं उठाया हुआ, मैंने सिर्फ हल्फ उठाया हुआ है। इसके अलावा खबर ये भी है कि वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर से पूछा गया कि आप इतने दिन गैर हाजिर थे बड़ी तकरीबात में, उन्होंने कहा कोई तो सबब हुआ होगा, ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। जस्टिस यही आफरीदी से मुतल्लिक साले जाफर साहब ने खबर छापी है कि उन्होंने हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद पोडियम से नीचे उतरकर अपनी माँ के पाँव छुए, और ये बड़ा एक अच्छा ज़ाहिर जेस्चर यही बनता है। ये 4 इकदामात आपके सामने रखने थे, उसके अलावा जो आने वाले दिनों में उसके असरात हो सकते हैं उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।